सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। ईद के तवील वीकेंड के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पहला कारोबारी रोज था और आज 229 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। ईद से पहले भी 70,000 का इंडेक्स मार्केट अबूर कर चुकी थी, लेकिन आज एक और नया रिकॉर्ड बना और 70,544 की सतह पर आज इंडेक्स क्लोज हुआ है। तो एक जबरदस्त तेजी है जिसका आगाज ईद से पहले हो गया था और ईद के बाद भी अच्छी खबर यह है कि यह सिलसिला जारी व सारी है। और अब आने वाले दिनों में जब IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को मिलने वाला है, एक नई किस्त पाकिस्तान को मिलने वाली है, तो उसके बाद ये मजीद कहां तक ये इंडेक्स जा सकता है, मार्केट पर कितने बेहतर असरात इसके मुरत्तब हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जफर मोती साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज के हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो ईद से पहले जो सिलसिला शुरू हुआ था 70,000 से ऊपर जाने का इंडेक्स का, ये सिलसिला अभी भी ईद के बाद भी जारी है। अब तो ज़ाहिर एक रूटीन का बिजनेस होगा, अब बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर जाएगी। ये जो तेजी सामने आई है ये कितनी लॉन्ग टर्म है, कितनी स्टेबिलिटी स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं जफर साहब? देखिए, आज हम सुबह से मार्केट में अगर ज्यादा और भी तेजी देखते, अगर ये जो सूरत हाल सिचुएशन हमारे पड़ोसी मुल्क और इसराइल और ईरान की ये जो स्टार्ट हुई है वो नहीं होती। ये तो आज फर्स्ट डे था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 70,000 ईद के बाद, लेकिन ईद से पहले ही हमें ईदी का मिल गई। अब जो है नया सेशन जो आज का था उसमें तो हमें लगता था कि डायरेक्ट ये 1,000-1,200 पॉइंट पहले बेल रिंगिंग के साथ ही बढ़ जाएगी, लेकिन जो करंट सिचुएशन है, जंगी हालात है ईरान और इसराइल के, वो कैपिटल मार्केट की वो जो चमक दमक थी तो वो उसको खराब किया और माइनस नेगेटिव में भी गई। बहरहाल 70,000 का लेवल मेंटेन किया और मार्केट बंद होते होते ये 70,500 हो गई है। खुशाइन बात है कि ये जो ईरान का और इसराइल का जो मसाइल हैं उसके बावजूद हमारी मार्केट होल्ड ऑन कर रही है। अगर आप दूसरी मार्केटों को देखें, जापान की, यूरोपियन मार्केट्स, इवन अमेरिका, उसमें भी बहुत तेजी से मंदी शुरू हो गई है और क्रिप्टो करेंसी और उसमें तो बहुत ज्यादा तबाही आई हुई है। तो इसके इन सब के कंपैरेटिव हमारा तो जो सिचुएशन है वो काफी बेहतर है। सही। और जबरदस्त, ये अगर ज़ाहिर है कि कशीदगी में अगर इजाफा होता है या ये बरकरार भी रहती है सूरत हाल इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी तौर पर मौजूद है, तो उसके फिर मार्केट पर अब इसका मतलब ज़्यादा तो असरात मुरत्तब नहीं होंगे, चूंकि आज ही एक समझे टेस्टिंग डे था और वो टेस्ट मार्केट क्लियर कर गई बेहतर तरीके से। देखिए, अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब ये मामला सुलझता है और ईरान भी बैक ऑफ होता है, इसराइल भी बैक ऑफ होता है और दोनों जो हैं एक इजीनेस लाते हैं अपने ताल्लुकात में, तो आप देखेंगे कैपिटल मार्केट तेजी से बढ़ेगी। और अगर खुदा ना खास्ता चांसेस तो कम है, 5% ही ये इग्नाइट होता है, एक्सलरेट होता है, तो फिर हमारी मार्केटों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। सही। और जबरदस्त, इस खबर से हट के, जो इस कशीदगी से हट के जो एक मामला है, अभी IMF के साथ ज़ाहिर है एक और किस्त मिलनी है, वो अगर किस्त बड़ी आसानी के साथ ज़ाहिर पाकिस्तान को मिल जाती है, वो डॉलर्स भी पाकिस्तान आ जाते हैं, तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकती है? ये अगर ईरान और इसराइल वाली कशीदगी को हम अलहदा रखें, ये वाला चैप्टर अगर ना आता तो अब फिर क्या सूरत हाल हो सकती थी? वो तो अब मिलने की है, वो हमारा जो IMF से अब डील्स चल रहे हैं, हमने कौन सी उनकी चीज में ना कहा है, उनको हल्की फुल्की भी मना नहीं किया, कोई हल्की फुल्की चीज के लिए भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसकी इजीनेस खराब होगी, ये तो मिलेगी, ये डाइजेस्टेड भी है। अब हमें एक खबर जो आने की है, आज रात को आएगी, फ्यूल के प्राइसेस का एडजस्टमेंट और फ्यूल के प्राइसेस का बढ़ाने का, वो एक डरावनी खबर है जो कैपिटल मार्केट को असर दे सकती है। इसके अलावा जो आपने कहा कि हटा देते हैं, तो अगर वो खबर नहीं आएगी तो मेरे ख्याल में 75,000 मार्केट का होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन जाहिर है कि बड़ा मुश्किल है कि वो कोई नेगेटिव खबर ना आए, चूंकि जो इस वक्त आलमी हालात हैं उसको देखते हुए भी प्रेडिक्ट तो ये किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत या तो बरकरार रहेगी या फिर ऑयल प्राइसेस में इजाफा होगा। कमी की तो इस वक्त कोई तवक्को नहीं की जा रही है, तो फिर मार्केट पर उसके नेगेटिव असरात मुरत्तब हो सकते हैं। जी, क्योंकि देखिए ये रॉ मटेरियल होता है, जो फ्यूल है ना रॉ मटेरियल है, जो गैस है ना रॉ मटेरियल है हमारी जितनी इंडस्ट्रीज है उसका। तो जब वो महंगा मिलेगा तो उनके नफे तो धुलेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, $90, कशीदगी हो या ना कशीदगी को भी आप गिने तो $90 हो गया है। और तीसरा ये कि गोल्ड और
जो बढ़ा रहे हैं गोल्ड को भी और ऑयल को भी, वो यही जंग की वजह से भी उस पर उनके प्राइसेस पर असर आता है। हजारों साल से जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो गोल्ड तो हमेशा सेफ हैंड समझा जाता है। फिर हमारे लिए एक और मुश्किल ये है कि अगर इन्होंने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए तो इन्फ्लेशन हाथ में नहीं आने की इनके। इन्फ्लेशन को इतने 15% ले आएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर चीज महंगाई की तरफ जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल तो रहेगा नहीं, तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अब ये किस तरह इसको हैंडल करते हैं, इसको बेल्ट किस तरह करते हैं, इसको मेंटेन किस तरह करते हैं, उसको टेम किस तरह करें इस इन्फ्लेशन को, ये सबसे बड़े सवाल हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मोती साहब चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल सर मौजूद थे और कह रहे थे कि आगे मार्केट बेहतरी की जाने भी जाएगी और ईद से एक रोज़, ईद की छुट्टियों से 2 रोज़ पहले ही ईदी मार्केट को मिल गई थी, चूंकि 70,000 का इंडेक्स जो था मार्केट वो अबूर कर गई थी। और अब पाकिस्तान को भी इस ईद के मौके पर ईदी मिलने जा रही है, चूंकि सऊदी अरब $5 अरब की सरमायाकारी इस वक्त पाकिस्तान में करने जा रहा है और आज ये वफ्द भी पाकिस्तान का पहुंच रहा है। कल एक बड़ा अहम इवेंट भी है और अब ये $5 अरब की जो सरमायाकारी है ये किन किन शोबों में की जाएगी और क्या क्या इसके फ़वाइद होंगे। SIFC के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है और जाहिर है कि SIFC से बहुत सारी उम्मीदें इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को भी हैं कि गेम चेंजर का किरदार मुस्तकबिल में अदा करेगी और इस तरह के कई और प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ तकमील के मरहले को पहुंचेंगे। तो अब इस वफ्त के आने के बाद पाकिस्तान में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, पाकिस्तान को अभी मजीद ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स की जरूरत होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो सऊदी वफ्त आ रहा है, $5 अरब की ये सरमायाकारी करने जा रहे हैं, इसमें ज़ाहिर बड़े अहम इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट को और फिर आगे मजीद SIFC के चंद ऐसे और प्रोजेक्ट्स को? जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेलीगेशन आ रहा है। इसमें इसकी जो लीड कर रहे हैं इसको सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान और उनके साथ साथ 3-4 और सऊदी मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी हाई पावर डेलीगेशन विच शोज द सीरियसनेस ऑफ सऊदी इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। जिससे आपको पता है कि अब काफ़ी साल हो गए हैं जब से हम वेट कर रहे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का विजिट जो डिले हो गया था। तो उससे पहले ये एक बहुत बड़ा हाई पावर डेलीगेशन आ रहा है और जो पेस है एक्टिविटीज़ की, कि अगर आपको याद हो कुछ हफ्ते पहले आर्मी चीफ सऊदी गए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सऊदी गए एक डेलीगेशन के साथ, और फिर कुछ हफ्ते बाद ये डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, जिससे शो होता है कि कितना मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है और इंटरेस्ट कितना रियल है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। सही। ओली फरीद साहब, ज़ाहिर रेकोडिक में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का अभी वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है और यकीनी तौर पर ये होगी भी। फिर बलूचिस्तान के चागी से सोना और चांदी को निकालने का मंसूबा है। माइंड और मिनरल्स पर भी बड़ा भरपूर तरीके से काम हो रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अगर कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। जो पाकिस्तान की इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं वो किस हद तक तब्दील हो सकते हैं इन सारे प्रोजेक्ट से? जी बिल्कुल। तो सऊदी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में डिफरेंट स्टेजेस में आएगी। जो पहला स्टेज है उसमें मेरे ख्याल में 6 सेक्टर्स पे फोकस होगा। एक सेक्टर आपने जिक्र किया कि माइनिंग, दूसरा सेक्टर मेरे ख्याल में रिफाइनरी, उसके भी पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रेस रिलीज में है कि रिफाइनरी सेक्टर में सऊदी अरामको देख रहा है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में पावर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी के अंदर और एविएशन में भी सऊदी इंटरेस्ट आ सकता है ऑन द गवर्नमेंट लेवल। इसके साथ साथ सऊदी सेंट्रल बैंक ने, आपको ये मालूम है कि सेंट्रल बैंक पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, डिपॉजिट पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में $2 बिलियन का जो डिपॉजिट उन्होंने रखा हुआ है उस पर भी खबरें हैं कि वो उस डिपॉजिट का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट्स है जो G2G लेवल पे इन द नियर टर्म, मतलब अगले 12 से 18 महीने में आ सकती हैं। मगर आई थिंक दिस विल अनलॉक फर्दर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके बाद सऊदी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। सो आई थिंक दैट इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होगा कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स की सिचुएशन थी जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट कर रहे थे आज से 18 महीने पहले, वो सिचुएशन जो है रिजॉल्व होगी, जिसकी वजह से हमारी करेंसी स्टेबल होगी। और करेंसी के साथ साथ IMF का जो प्रोग्राम हम लेना चाहते हैं उसमें भी लेने के लिए हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कदरे स्ट्रांग होगी। सही। और फिर अली फरीद साहब, ये इन तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ फिर IMF का जो प्रोग्राम है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, फिर उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कुछ $7-8 अरब की बात हो रही थी, तो उसका वॉल्यूम फिर उतना ही ह्यूज होना चाहिए या इन प्रोजेक्ट्स के बाद वो उस वॉल्यूम में कोई कमी आ सकती है? $5-6 अरब से भी पाकिस्तान का काम चल सकता है?
जी आप सही कह रहे हैं कि अभी जो खबरें हैं वो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो $8 बिलियन का पैकेज की रिक्वेस्ट करने जा रहा है आईएमएफ से। आईएमएफ का जो लोन होता है वो कदर सस्ता होता है कंपेयर टू अगर आप ओपन मार्केट से बोरोइंग करें। पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से अराउंड $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज की हुई थी, जिसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट हम पे कर रहे थे वो 7 से 8% तक का था, जिसका एक बॉन्ड अभी हमने वापस किया है जो अराउंड $1 बिलियन का था। आईएमएफ से जो कर्जा मिलता है उसका रेट इससे आधे से भी कम होता है, तो बेहतर है कि हम आईएमएफ से कर्जा ले, मार्केट से एक्सपेंसिव कर्जा लेने से बेहतर है वो। मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्वेस्टमेंट बेहतर है लोन लेने से, और अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट आती है जो हमें लग रहा है कि आएगी, तो इट कैन बी अ वे आउट ऑफ आईएमएफ एज वेल। और अली फरीद साहब, जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो कशीदगी की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान और सऊदीया की जो इन्वेस्टमेंट है इस पर तो कोई असरात मुरतब नहीं करेगी? जो पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ प्रोग्राम है वो तो नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा? वो एक अलग मैटर है, वो उसके असरात इस पर तो नहीं आ सकते ना? पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो कोई इससे नुकसान नहीं होने जा रहा। जी, जंग का रिस्क तो हमेशा ही होते हैं, जंग की वजह से इकोनॉमी पर रिस्क तो हमेशा ही होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो ऊपर जाती है। ऑयल जो है अगर 10% से ऑयल प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होती है। सो एक डायरेक्ट लिंक है महंगाई से, और महंगाई का डायरेक्ट लिंक है हमारे इंटरेस्ट रेट के साथ। दूसरा नेगेटिव हिट जो आता है जब ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो हमने ऑयल की पेमेंट करनी होती है, तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स के भी ऊपर भी हिट एक आता है। मगर ये तो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है जो कि नेगेटिव जंग की सिचुएशन का हर मुल्क में होगा, और पाकिस्तान को भी उसका नुकसान होगा, बाकी मुमालिक जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनको भी होगा। मगर मेरे ख्याल में इस जो सारा सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट की बनी हुई है उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनका रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा, शायद इस तरह के सिचुएशन में आपकी अपने दोस्त मुमालिक के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा करीब भी हो जाती हैं। तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमें फ़ायदा भी हो अगर हम दो मुमालिक जो है उनकी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। सही, लेकिन अली फरीद साहब, ये अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ें या ना बढ़ें, पाकिस्तान में तो प्राइसेस बढ़ने ही हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, चाहे वो रुके भी रहें, चूंकि जीएसटी भी इंक्रीज होना है, डेवलपमेंट जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें भी इजाफा होना है। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना है तो आने वाले दिनों में फिर ये जो पेट्रोल प्राइस है, ऑयल प्राइसेस हैं, ये तो 300 रुपये को भी क्रॉस कर जाएंगी, तो महंगाई का एक नया तूफान तो फिर आना ही आना है। जी, अगर ऑयल प्राइस नीचे चली जाती है तो फिर तो डोमेस्टिकली भी आपको ऑयल प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है कि हमें एनर्जी सेक्टर में और पावर सेक्टर में जो हमने सब्सिडीज दी हुई थी उनको ख़त्म करना होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो पिछले 12 से 18 महीने में भी बढ़ी है, और आगे जाते हुए वक्त भी अगले बजट तक और भी बढ़ेंगी, जिसका महंगाई पे डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए ताकि जॉब क्रिएशन हो। मैं इन्फ्लेशन से डील करने का दूसरा तरीका ये है कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ें। तनख्वाहें जब बढ़ेंगी, जब इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, जब जॉब्स मिलेगी तो उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो वो महंगाई के साथ डील भी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो आ रही है सऊदी से, इंशाल्लाह ये उस मसले से भी डील करने से हमें हेल्प कर सकती है। सही। और जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर में जो जिस तरह सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जा रहा है अली फरीद साहब, तो ये महंगाई तो इससे बढ़ेगी, लेकिन फिर एक्सपोर्ट्स भी तो आपकी मुतासर हो जाएंगी, क्योंकि फिर आपकी इंडस्ट्री भी रुक जाती है, उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी खासी हद तक बढ़ जाता है, तो वो सेक्टर भी फिर आपका मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। जी, जो रिफॉर्म्स है ना वो बड़े ब्रॉड बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा, ये आपने ज़रूर खबर सुनी होगी कि पिछले दिनों पाकिस्तान के एक ग्रुप ने चाइनीज इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर के साथ डील की है, BYD जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है। आज खबर है कि पाकिस्तान में कुछ जो पावर, चाइनीज गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है हमारे जो एनर्जी बेस को फ्यूल से चेंज करके सोलर की तरफ लेके जाना। आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बहुत लॉन्ग टर्म और ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स हैं, वो कोई एक सेक्टर पे नहीं है। वो हमें अपना रहन सहन भी चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना पावर कंजम्पशन के पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, और ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं पिछले 12 से 18 महीने में वो चीज़ें हो रही है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन यही है कि इन्फ्लेशन अब नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। पिछले महीने भी पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, महंगाई की जो इंक्रीज है वो कम हुई थी, 23% से 20% हुई थी, और IMF और दुनिया के बाकी दीगर इदारे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट कर रही है कि महंगाई जो है अब वो मिड टीन्स तक आ जाएगी, 15 से 16% तक आ जाएगी। इंक्रीमेंटली चीज़ें बेहतर हो रही है। मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है, जाहिर बात है कि इस वक्त हम एक मुश्किल सिचुएशन में हैं, इसीलिए हम जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है उसको हम
सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है और IMF का पैकेज है, इन चीज़ों से भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम मुश्किल वक्त से बाहर निकल गए हैं। सही। और फिर ये मुश्किल वक्त अली फरीद साहब मजीद अभी कितने अरसे तक रहेगा? अब हम SIFC को बड़ा एक्टिवली इस वक्त परफॉर्म करते देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद कुछ और भी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, दीगर ममालिक के साथ भी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट आनी है, तो अब SIFC को अपना पेस मजीद कितना बढ़ाना पड़ेगा? जी, पहले तो मैं इन SIFC को भी और हुकूमत को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उनकी जो अभी भी पेस है वो एक सरप्राइजिंग पेस है। हमें ईद की हॉलीडेज अभी खत्म हुई हैं, मंडे आज ही खत्म हुई। हुकूमत के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी बड़ी काविशें हैं। ज़ाहिर है वो अस्करी और हमारी सिविल क़यादत एक पेज पर है, तो ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट दुरुस्त है कि ये एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही ये जनरल आसिम की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ना ही ये खाली फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हुकूमत को इस पर क्रेडिट देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि इस मुश्किल टाइम पर, जब ये बड़े मुश्किल डिसीजन थे, पावर प्राइसेस इंक्रीज करना, सब्सिडी इंक्रीज करना, सब्सिडी खत्म करना, मगर वो वेट नहीं कर रहे। माजी में हमने देखा है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट मुश्किल डिसीजन लेते हुए डरती थी। ये अब सारे के सारे एक साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि वो ये मुश्किल डिसीजन ले रहे हैं। मगर द पेस ऑफ चेंज मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो है ईद रमज़ान में वो सऊदी अरब गए हैं, और ईद के फ़ौरन अगले दिन, अगली छुट्टियों के फ़ौरन बाद ही सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आ भी जाता है, जिसका मतलब ये है कि ईद के टाइम पर जब हम ईद सेलिब्रेट कर रहे थे, हुकूमत के लोग इस डेलीगेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो उन्होंने काम किया है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज है मेरे लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे, और सऊदी सरमाया पाकिस्तानी मईशत के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इस वक्त सहारा है, और ये सब कुछ मुमकिन हो सका है SIFC की वजह से, जो कि पिछले साल तश्कील पाई, और उसमें बड़ा ही अहम किरदार था हमारी अस्करी क़यादत का, खासतौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, और फिर उस वक्त की हुकूमत, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट और अभी की हुकूमत ने भी इसको बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है। और अब इस सरमायाकारी के लिए जो काविशें हैं उस पर न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी हम इस बोल व्यापार के प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन पेश करते हैं कि न सिर्फ सऊदी सरमायाकारी इसके जरिए मुल्क में आएगी, बल्कि दीगर ममालिक के साथ जो मुआहदे हुए हैं और उनके साथ जिस तरह से उन्हें एंगेज किया जा रहा है, वो भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ईद का सीज़न वो होता है जिसका सारा साल ताजिर इंतज़ार करते हैं कि ईद के इस सीज़न में ख़रीदारी बहुत ज़्यादा की जाती है। वो लोग जो कि सारा साल ख़रीदारी और शॉपिंग नहीं करते, वो भी ईद के मौके पर नए कपड़े ख़रीदते हैं और दीगर उसी मुनासबत से चीज़ें ख़रीदते हैं। लेकिन इस साल जो 2024 का सीज़न है, उसके जो फिगर सामने आ रहे हैं वो माजी के मुकाबले में बहुत कम सामने आ रहे हैं। बड़ी मंदी रही है इस साल मार्केट्स में। 2024 में जो पूरे सीज़न की ख़रीदारी है उसका जो फिगर सामने आया वो 15 से 18 अरब का सामने आया, जबकि माजी में यही फिगर इससे दुगना यानी कोई 30 से 34 अरब के दरमियान हुआ करता था। तो इस साल खरीदारी इतनी कम क्यों हुई है? सिर्फ 40% के हिसाब से खरीदारी सामने आई है। तो इसमें जो कमी है, क्या उसकी वजह महंगाई है, क्या लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है, या फिर कुछ दीगर मसाइल हैं? इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो ईद का सीजन हुआ करता था माजी में ताजिरों के लिए, तो बड़ा एक आइडियल सिचुएशन होती थी। पूरा साल लोग इंतजार करते थे कि ये वो सीजन होगा जो कि हमारे पूरे साल में अगर कहीं कोई नुकसान या खसारा भी हुआ है, कम प्रॉफिट हुआ है, तो ये उसको कवर कर देगा। इस साल के जो फिगर सामने आ रहे हैं वो इतने कम क्यों है अतीक मीर साहब? दुकानदार, खुसूसन वो लोग जो ईद के हवाले से सामान फरोख्त करते हैं, उनके लिए ये जो रमजान मुबारक यानी कि ईद सेल का सीजन है, ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह एक किसान मौसम बहार का इंतजार करता है और उसका अपनी खेती की हरियाली के लिए और उसकी बेहतरी के लिए। लेकिन ये मौसम बहार में कोई बाग उजड़ जाए, ये बड़े दुख की कहानी है। और हम ये तो आपने उन लोगों की कहानी बयान की अभी कि जो ईद सेल के हवाले से मुंतज़िर थे इस महीने के, लेकिन जो ईद सेल के अलावा अशिया बेचने वाले थे, जिसमें फर्नीचर, लोहा, लकड़ी और ये दीगर जो कारोबार थे, उनकी दास्तान गम इसके अलावा है, क्योंकि तो 10% भी पूरे महीने में सेल नहीं हुई। और ये लोग भी तो ईद की खरीदारी के हवाले से मार्केटों का रुख करते हैं। जब इनका कारोबार नहीं चलेगा तो फिर उसके बाद वो लोग आ जाते हैं जो मिडिल टू लोअर है। वही तबका है जिन्होंने ठेलों से, पथारों से
छोटे छोटे केबिन से, छोटी छोटी दुकानों से अपने बच्चों की खुशियां खरीदी। मैं 75-77 साल की पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा मैंने मलूल नहीं देखा लोगों को, इतना ज्यादा परेशान नहीं देखा आवाम को, इतना ज्यादा मैंने ताजरों को बदहवास नहीं देखा। गोदामों में जिस तरह माल भरा था वो भरे का भरा रह गया। ईद आ गई और वो 70%, 80% माल गोदामों में मौजूद था। ये लोगों की अब कुव्वत खरीद कहाँ गई? देखिए, जब टमाटर 150 रुपए किलो होगा, जब प्याज 250 रुपए किलो बिकेगा, जब ये सब्जियां 300-300 रुपए किलो पे आ जाएंगी, तो लोग पहले पेट को देखते हैं, फिर ईद की खुशियां कहाँ मना पाएंगे वो। तो ये जो खते गुर्बत से नीचे लोगों की जो तादाद पहले 45% बताई जा रही थी, अब वो 50 से तजावुज कर गई है। तो कहने को तो कराची 4 करोड़ आबादी का शहर है, लेकिन इसमें 2 करोड़ आबादी तो वही है जो ये खते गुर्बत से नीचे है, जो मुख्तलिफ मुजाफाती कच्ची बस्तियों में आबाद है। बाकी 2 करोड़ में भी 1.5-1.25 करोड़ लोगों ने खरीदारी की, और वो भी उन्होंने सस्ता माल खरीदा। 1000-1500 रुपए की कस के हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों की खुशियां खरीदने की कोशिश की। तो अतीक मीर साहब, इसका मतलब ये 2024 के जो फिगर सामने आए, जो इस वक्त जो महंगाई है, और महंगाई तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहा तो ये आगे जो फिर अगली ईदें आएंगी, जो बकरा ईद आएगी, तो ये उस पर तो मामला फिर और मुश्किल हो जाएगा इन तमाम कारोबारी अफराद के लिए। देखें, मैं समझता हूँ कि महीनों के एतबार से नहीं, लम्हों के एतबार से, लम्हों के लिहाज से महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए, एक चीज की कीमत पूछ के आए, दूसरे दिन वो कीमत कुछ और होती है। ये मैं बेसिक नीड्स की बात कर रहा हूँ, जो आप जरूरियात जिंदगी है। यहाँ तक के मेडिसिन तक पे एक माफिया गालिब है। और आप देखें, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ऐसी ऐसी अद्वियात की कीमतों को कहाँ पहुंचा दिया जो जिंदगी बचाने की लिस्ट में थी। तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो सरकार किसको कहे? क्या ये जो लोग इख्तिदार पे आए हैं ये हुकूमत है, इनको लाने वाले हुकूमत है, या वो लोग जो बैरून मुल्क ताकतें जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाती और गिराती हैं? क्या हम उनसे फरियाद करें? किससे कहें? एक तो ये समझ में नहीं आता कि हम फरियाद किससे करें। कभी कभी एक वक्त हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पुकारते थे, आर्मी चीफ को पुकारते थे कि इन सियासतदानों से, हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ाएं, ये हमारा फला मसला है, हमारी फला ये सूरत हाल है। लेकिन अब किससे कहें? सब खामोश है, सब चुप है, जिसको भी पुकारते हैं वो वजह। अतीक मीर साहब, इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है कि अगर आप जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जो महंगी चेन्स हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, अगर आप उनमें चले जाएं जहां से एलीट तबका खरीदारी करता है या खाने वगैरह खाने जाता है, तो वहां पर आप देखें कि वो सब के सब हाउसफुल होते हैं, लोग वेटिंग्स पर भी मौजूद होते हैं। आप पिकनिक पॉइंट्स पर चले जाएं तो वहां भी बड़ा रश होता है लोगों का। तो वो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या महंगाई सिर्फ एक मखसूस तबके को ही मुतासिर कर रही है, उसका असर फिर ओवरऑल सब पर तो नहीं पड़ रहा? मैंने इब्तिदा में आपसे कहा था कि हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ एलीट क्लास है जिसकी शरह 3% से ज्यादा नहीं है, उसके बाद मिडिल क्लास है, और उसके बाद मिडिल टू लोअर क्लास है। अब वो उस तबके का तो जिक्र ना करें जिसे हम खते गुर्बत से नीचे, लकीर से नीचे कहते हैं। तो वो ये बताइए, वो बड़ी चेंज कितनी है जिसका अब आपने जिक्र किया, वो कितने फीसद है? वो उन्हीं लोगों से भर जाती हैं जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो खाते पीते लोग हैं। उसमें कोई शक नहीं कि उनकी भी एक तादाद आपको उन रेस्टोरेंट में नजर आती है। लेकिन आप उनकी बात करें, ये जिनकी जो मिडिल क्लास है और उससे नीचे हैं, और ये खाना पीना तो देखे कितने लोग, मैं देखा तारिक रोड खरीदारी करने के लिए गए, लेकिन जब उन्होंने कीमतें सुनी, अपनी इस्तात देखी, तो वो बच्चों को घुमा फिरा के खिला पिला के आ गए। तो ये गरीब आदमी की तफरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, अच्छी ताजिर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे, और ज़ाहिर ताजिरों ने बड़े परेशानी के आलम में सीजन गुजारा है, तो वो अपने मसाइल से आगाह कर रहे थे। एक अहम खबर अभी आपको दें कि ईरान से तेल की जो मसनूआत की बढ़ती हुई स्मगलिंग है, अब उसने खतरे की घंटी बजा दी है। जो $6 अरब की सरमायाकारी है वो खतरे में पड़ गई है। क्या सूरत हाल है? कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस खबर की मजीद तफसील जानते हैं। कफील, बताइएगा ये स्मगलिंग को रोकने में क्यों नाकामी हो रही है? ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी की जानिब से अब SIFC को एक खत लिखा गया है, क्या इस खत के मंदरजात हैं? किए गए थे इसको रोकने के लिए, और इस मरतबा तो किसी ने बहुत अहम खर्च जो है वो SIFC को तहरीर की है
जिसमें कहा यह गया है कि ईरान से जो तेल की मसनूआत है उसमें जो है वो $6 अरब की जो सरमायाकारी है उसमें जो है वो रिफाइनरी में जो $6 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है वो खतरे में डाल दिया। और ये कहा गया कि सरकारी सरपरस्ती में ईरान से तेल की जो मसनूआत की स्मगलिंग है इसको फौरी तौर पर जो है वो रोका जाए। जो खत तहरीर की गई इसमें कहा गया कि तेल स्मगलिंग अगर ना रुकी गई तो रिफाइनरी की जो तोसी है और जो उनकी अपग्रेडेशन है उसके मनसूबे नाकाबिल अमल हो जाएंगे। और ये भी कहा गया कि अपग्रेडेशन और प्रोजेक्ट की जो फेजिबिलिटी तमाम रिफाइनरी की जो सलाहियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर मबनी है। उसमें ये कहा गया कि मुसलसल गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से बदकिस्मती होगी कि मनसूबे जो है वो अक्सर ताख़ीर या जो है उसको रोक दिया गया है। और उसमें खत में जो है वो यहाँ से ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है वो ये बाकायदा सवाल उठाया भी गया है, लेकिन बदकिस्मती से इस लानत को रोकने के लिए कोई ठोस इकदाम या मौसर इकदाम जो ताहाल नहीं किए जा रहे। उन्होंने SIFC से बाकायदा जो है वो ताउन मांगा है और उन्होंने कहा है कि जो है वो इससे फौरी इक़दाम किए जाएं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अभी खत लिख दिया गया है SIFC को, अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में स्मगलिंग को रोका जाता है या नहीं रोका जाता। FBR भी अब बड़ी एक्टिव हो चुकी है, जो टैक्स नादहिंदगान है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए अब तैयारी मुकम्मल कर ली गई और इनिशियली अभी 5 लाख सिम्स को ब्लॉक करने का फैसला हुआ है और ताजरों और सनतकारों को भी हतमी नोटिस जारी होंगे। ताजरों का 10 साल का डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। अब देखना है कि इस अमल के नतीजे में कितने लोग उस जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें शामिल होते हैं, ATL में अपना नाम शामिल करवाते हैं या नहीं करवाते, और फिर FBR किस तरह से ये इस पूरे अमल को मुमकिन बना पाती है। इस पर गुफ्तगू के लिए इब्राहिम मुस्तफ़ा अहमद शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है फेडरल टैक्सेशन सब कमेटी के CCI के। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये FBR जो इस वक्त एक्टिविटी कर रही है उसको कोशिश है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। टैक्स कलेक्शन तो हर बार बढ़ाने की बातें की जाती हैं, अब ये टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं ये काबिल इत्मीनान है आपकी नज़र में? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम इसको एक्चुअली बहुत पॉजिटिव देखते हैं कि हमारी डिमांड हमेशा रही है कि आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उस पर बर्डन बार बार डालते रहते हैं और आप टैक्स नेट बढ़ाएं। तो ये जो इकदाम ये कर रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ाने की, हालांकि हमारी कुछ उससे रिजर्वेशंस भी हैं कि उनके तरीक़ेकार क्या होंगे, बट एक पॉजिटिव इकदाम है कि टैक्स नेट बढ़ाने की का सोचा जा रहा है फाइनली। सही। तो अब इब्राहिम साहब ये ज़ाहिर इसके लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं, चूँकि लोग टैक्स देने को तैयार नहीं है। अब ये 5 लाख सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है, इसके ज़रिए लोगों तक पहुँचा जाएगा। ताजिरों को नोटिस दिए जा रहे हैं, ताजिर दोस्त एक ऐप लाने की बात की जा रही थी। तो ये जो रिटेल ताजिर हैं वो तबका जो कि इस वक्त टैक्स नेट से बाहर है, वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है टैक्स देने में? क्या हुकूमत पर या हुकूमती इदारों पर उसका एतमाद नहीं है या क्या वजूहत हैं आपकी नज़र में? इब्राहिम साहब को आवाज आ रही है? इब्राहिम साहब मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज कट गई थी। जी, मैं कह रहा हूं जो मुझे आवाज आ रही है। जी, ताजिरों का वो तबका जो कि इस वक्त टैक्स नेट से बाहर है वो टैक्स देना क्यों नहीं चाहते? FBR पर उनका एतमाद नहीं है, हुकूमत पर उनका एतमाद नहीं है, चूंकि एक बड़ा तबका है जो अभी भी इस टैक्स नेट से बाहर है। जी देखिए, ये बेसिकली एक लैक ऑफ ट्रस्ट आप कह लें FBR पे, वो अभी फिलहाल है। और ये जो ताज दोस्त ऐप आने की बात हो रही है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ऑन बोर्ड लिया नहीं गया है एक्चुअल ताजरों को। ये ऐप टेस्ट कब हुई, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है चीज़ें, वो अभी तक जो आखिर जो यूज़र है उसके साथ ना उसकी टेस्टिंग हुई है, ना उनको इंटरेक्शन उनका लिया गया है, ना उनका फीडबैक लिया गया है। तो एक बड़ी रिजर्वेशन है ताजरों की कि हम ये जो करेंगे भी तो किस तरह करेंगे। तो देखें, एक बात ये FBR के साथ एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर एक एडिशनल सेल्स टैक्स लगाया गया था 3% का। वो 3% का सेल्स टैक्स एडिशनल लगाया इसलिए गया था कि जो कमर्शियल इंपोर्टर्स होंगे वो ऑडिट से इस्तिस्ना होंगे। एक आध साल तो ये बात चली, लेकिन फिर FBR ने वो लॉज चेंज करके कहा उनके भी ऑडिट किए जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि कमिटमेंट टू पॉलिसी, कमिटमेंट जो की जाती है टैक्स पेयर्स के कि आप रजिस्टर हो, उन कमिटमेंट्स को लॉन्ग टर्म निभाया नहीं जाता एंड इसकी वजह से एक फुकदान क्रिएट होता है, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। और मेरे हिसाब से देखिए, बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि हमें टैक्स देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्लीज FBR उसको आसान भी बनाए और अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाए कि हम उनके साथ काम करें। तो इसका मतलब इब्राहिम साहब इंडिपेंडेंट कर दिया जाए FBR को, चूंकि जो गवर्नमेंट आती है वो अपना चेयरमैन FBR लाती है, वो अपनी नई पॉलिसियां लाता है, पुराने रूल्स को अमेंड कर दिया जाता है, कभी उसमें कुछ एडिशन कर दिया जाता है। तो ये फिर असल ये रुकावट आ रही है इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन हमारी बढ़ नहीं पा रही है टैक्स नेट की सूरत में। नहीं, देखिए, मेरे एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक यूनिक सिचुएशन ये है कि FBR इज
मेकिंग द पॉलिसी एंड इज ऑल्सो द रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी। दुनिया में ये कहीं नहीं होता। अच्छा। रेवेन्यू कलेक्शन को और रेवेन्यू पॉलिसी को बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए। रेवेन्यू पॉलिसी जो है रेवेन्यू डिवीजन बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आए, उधर से आए रेवेन्यू की पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, उसको सिर्फ इनेक्ट करे एफबीआर। दैट इज इट। अगर आप ये सिर्फ कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ये जो एप्स के बारे में जो ताजरान के साथ हो रही है। देखें, इनको डिसाइड करना पड़ेगा इनका वे फॉरवर्ड क्या है, कि ये एक कैरेट और स्टिक मेथड के हिसाब से चलना चाहते हैं या कैरेट के हिसाब से चलना चाहते हैं। एक तो होता है कि जी मैं डंडे के जोर से आपके ऊपर रजिस्टर करवाऊंगा, एक होती है कि जी मैं आपको इंसेंटिव देता हूं, आप प्लीज आए। दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है और दोनों के अंदर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिफरेंस भी ये भी आएगा कि कौन मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव तरीकेकार होते हैं अट्रैक्ट करने के टैक्स पेयर्स को, वो निस्बतन बेहतर होते हैं। वरना ये तो हम बहुत दफा देख चुके हैं जी, हम आपको डंडा मारेंगे, हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, इस तरह मेरे ख्याल से टैक्स नेट बढ़ेगा नहीं। आप बेहतर तरीके से इसको मेरे ख्याल से आगे लेके जाएगा तो फिर कुछ काम होगा। ठीक है, तो इब्राहिम साहब साथ ही रहिएगा। एक दो सवाल आपसे मुझे और भी करने के, जो गवर्नमेंट थिंक टैंक है वो इस बारे में क्यों नहीं सोचता कि पॉलिसी अलग लेवल पर बनाई जाए और कलेक्शन एक अलग इदारा करे, और अगर इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है तो उससे जो एफबीआर की परफॉर्मेंस है और जो टैक्स कलेक्शन है इस पर कितना असर पड़ सकता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इब्राहिम साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एफबीआर हरकत में आ चुका है, सिम्स ब्लॉक की जा रही हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं किस तरह से नॉन टैक्स पेयर्स को टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल करवाया जाए। इब्राहिम मुस्तफ़ा शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब, ये अभी आपने जिस तरह गुफ्तगू की कि दीगर ममालिक में ऐसा होता है कि जो टैक्स पॉलिसी है वो अलग लेवल पर बनती है, गवर्नमेंट लेवल पर बनती है, और फिर जो कलेक्शन होती है वो अलग इदारा करता है। तो अगर इस पॉलिसी को पाकिस्तान में भी अपनाया जाए तो इससे कितना फायदा हो सकता है, टैक्स कलेक्शन कितनी बढ़ सकती है, इससे टैक्स नेट में कितना इजाफा हो सकता है? आई थिंक ये डेफिनेटली इससे टैक्स नेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपके पास एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी आती है, एड हॉक पॉलिसीज नहीं आती। इस वक्त जो हम लोग देखते हैं एफबीआर की तरफ से, देखें सब, मैं एक बात जी इब्राहिम साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपके पर हमारी नाज़रीन तक पहुंच सके। इब्राहिम साहब बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं कि टैक्स लोग देना चाहते हैं लेकिन टैक्स कलेक्ट करने वाले इदारे पर डिस्ट्रस्ट की वजह से लोग टैक्स नहीं देते, पॉलिसीज़ यूनिफॉर्म नहीं होती, जिस तरह गवर्नमेंट चेंज होती है उसी तरह एफबीआर के चेयरमैन को तब्दील कर दिया जाता है, पॉलिसीज़ नई आ जाती हैं और उसकी वजह से फिर लोगों को एक मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है। फिर जो पूरा सिस्टम है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो लोग टैक्स देना भी चाहते हैं उनके लिए भी ये तरीक़ाकार आसान नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो इस्लाहात हो रही हैं एफबीआर में, उसमें इस टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को थोड़ा सिंपल किया जा रहा है, एक ऐप बनाई जा रही है क्योंकि ताजरों का एक बड़ा तबका है जो कि टैक्स नेट से बाहर है। जी इब्राहिम साहब, अब आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, एफबीआर बेसिकली हो ये रहा है कि रिएक्शनरी पॉलिसीज बनाने पे फोर्स हो चुका है क्योंकि उसके पास एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऊपर से नहीं आती, वो खुद अपनी पॉलिसी बनाता है, उसको एक टास्क दिया जाता है, उसको एक टारगेट दिया जाता है और उसकी बेसिस पे वो रिएक्शनरी पॉलिसीज बनाते हैं। अब इसका जो हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं हमेशा नेगेटिव आया है। इसमें एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी आपने कहा कि सबको नोटिस दिए जाएंगे, लोगों की सिम ब्लॉक की जाएगी, लोगों के बल्कि मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस काटने की भी बात हो रही है। अब द प्रॉब्लम इज उनके पास जो डेटा है, अनदर इशू हियर इज कि उनके पास जो डेटा है वो कितना कॉम्प्रिहेंसिव और कितना करेक्ट है। आपने देखा था पिछले साल बहुत सारे लोग ATLs जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उससे बाहर हो गए थे और वो सारे लोग थे जो सालों से टैक्स पेयर थे और एक्टिव टैक्स पेयर थे, उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स आए और भी कुछ प्रॉब्लम्स आए। एफबीआर डिड करेक्ट दैट इशू दैट हैपेंड। तो डेटा इंटेग्रिटी भी इनकी इस एक्शन से पहले आई बिलीव दे शुड वर्क ऑन इट, कोई भी एक्शन लेने से पहले। और आई मीन लॉन्ग टर्म आई थिंक डेफिनेटली एफबीआर को पॉलिसी मेकिंग से हटा के सिर्फ कलेक्शन अथॉरिटी ही छोड़ना पड़ेगा और ये करेंगे तो डेफिनेटली टैक्स नेट हमारा बढ़ेगा। सही, ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम मुस्तफ़ा अहमद शमसी साहब हमारे साथ मौजूद रहे थे कि अभी एफबीआर जो रिसेंटली जो भी इक़दाम उठा रहा है बेहतर हैं, लेकिन अभी एफबीआर को मज़ीद संजीदगी के साथ इस पर गौर करना पड़ेगा और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करना पड़ेंगे जो कि इस पूरे प्रोसेस में मौजूद हैं, तो फिर ही ज़ाहिर है कि जो टैक्स कलेक्शन और टैक्स नेट है उसमें इजाफा हो सकेगा। इसी के साथ आज के व्यापार से इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।